लिमिटेड इफको पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से उर्वरता उत्पादन एवं विपणन के साथ मिट्टी की उर्वरता तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत है और बेहतर कृषि एवं किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सदैव प्रभावी कदम उठाए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्यावरण सुरक्षा के साथ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान नवीनतम कृषि तकनीकी एवं सक्षम उत्पादों का उपयोग ही है। इफको ने किसानों की संस्था होने के नाते अपने दायित्व और कृषि की वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नैनो तकनीक आधारित और विश्व स्तर पर पेटेंटेड स्वदेशी नैनो यूरिया उत्पाद तैयार किया है, जिसका विकास नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर NBRC इफको कलोल गुजरात के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। नैनो यूरिया पर कार्य करने के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. परंपरागत नाइट्रोजन उर्वरक की जगह बेहतर उपयोग दक्षता एवं प्रभावी तकनीकी वाला पोषक विकल्प प्रदान करना। 2. यूरिया के असंतुलित एवं अंधाधुंध प्रयोग को कम करना। 3. अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना। और 4. नाइट्रोजन के संतुलित और बेहतर प्रयोग के द्वारा मिट्टी, वायु व जल प्रदूषण को कम करना। नैनो तकनीक द्वारा बनाए गए नैनो उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों को पोषकता प्रदान करते हैं। ये कृषि में पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन का बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की अच्छी बढ़वार और विकास के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है। वर्तमान में किसानों द्वारा फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग पूरी तरह से फसलों द्वारा नहीं कर पाने से वायु, मृदा और जल प्रदूषण द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। नैनो यूरिया के दानों की तुलना में अति सूक्ष्म एवं प्रभावी होने से समान रूप से पौधे के सभी भागों में वितरित होकर अनुकूल प्रभाव दिखाता है और पौधों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होता रहता है। पत्तियों पर छिड़काव करने पर इसे आसानी से सीधे या स्टोमेटा के माध्यम से आंतरिक क्रियाओं द्वारा पौधे की आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, अमीनो एसिड आदि के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। प्लांट सेल वाक्याल में संग्रहित नैनो नाइट्रोजन संयंत्र की जरूरत के अनुसार धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होता है। बेहतर परिणाम के लिए नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर बोतल का प्रयोग फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर किया जाना चाहिए। पहला छिड़काव फसल के विकास की प्रारंभिक अवस्था में तथा दूसरा छिड़काव फूल निकलने से पहले की अवस्था में करना चाहिए। इफको नैनो की 500 मिलीलीटर बोतल द्वारा यूरिया के प्रयोग में कम से कम 1 बैग की कमी की जा सकती है। इससे मृदा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर उत्पादन भी प्राप्त होता है। इफको नैनो यूरिया का उपयोग अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फलों, टर्फ घास जैसी सभी प्रकार की फसलों में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इफको नैनो यूरिया का मूल्यांकन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 द्वारा जारी नैनो एग्री इनपुट के मूल्यांकन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है, जो कि DBT भारत सरकार और FCO 1985 भारत सरकार द्वारा ICAR, KVK और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में संस्तुतियों पर आधारित है। सभी परीक्षणों द्वारा ये भी प्रमाणित किया गया है कि इफको नैनो उत्पाद फसल, किसान और पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इनके प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा और अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के साथ यूरिया की बढ़ती मांग एवं अंधाधुंध प्रयोग को भी कम किया जा सकेगा। इफको नैनो यूरिया के प्रयोग के और भी कई फायदे हैं। नैनो फर्टिलाइजर एक लागत प्रभावी समाधान है जो सब्सिडी वाली यूरिया के 1 बैग के मुकाबले 10% सस्ता है। इससे खेती की लागत कम होती है और इसका प्रयोग शुष्क भूमि और संरक्षित खेती में भी किया जा सकता है। इफको नैनो यूरिया के प्रयोग से भारत सरकार की हजारों करोड़ की उर्वरक सब्सिडी की बचत हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों SAUs द्वारा किए गए फसल परीक्षण के परिणाम ये बताते हैं कि इफको नैनो यूरिया के प्रयोग से किसान को लगभग 2000 रुपए प्रति एकड़ का अतिरिक्त मुनाफा होगा। नैनो यूरिया के प्रयोग से किसानों की आय में वृद्धि होगी, उर्वरक आयात पर होने वाले विदेशी मुद्रा व्यय एवं सब्सिडी के खर्चों को भी कम करने में सहयोग मिलेगा।
इफ्को नैनो यूरिया देश के उस सपने को पूरा करता है जिसमें नवीन तकनीक और स्वदेशी कृषि उत्पादों से भारत की कृषि और किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। इफ्को नैनो यूरिया का उद्देश्य आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर अधिकतम किसानों तक पहुंचाना है। ये विशिष्ट एवं प्रभावी कृषि आदान के रूप में फसल एवं आहार पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी सक्षम है। नमस्कार सर। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रोफेसर जेपी शर्मा जी, कुलपति स्क्वास्ट जम्मू व श्रीनगर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर श्री जोगिंदर कुमार जी जो दिल्ली से हैं मुख्यालय से, वो भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, उनको भी नमस्कार करता हूं। और हमारी आईटी टीम के हमारे साथी अनुपम जी और सैनी साहब भी जुड़ चुके हैं जो इस प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय से प्रोफेसर डॉक्टर रहना हबीब कंत भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में जितने भी YouTube के माध्यम से हमारे प्रतिभागी जो जुड़े हैं, इसमें विशेष रूप से हमारे जम्मू कश्मीर के किसान भाई और बहन जो इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर देख रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को कृषि आदान प्रदान करने वाले जो जम्मू कश्मीर के जितने भी होलसेलर्स हैं, थोक विक्रेता हैं और जो रिटेलर्स हैं जो सीधे किसानों को खाद की आपूर्ति करते हैं, कृषि आदान है वो किसान को मुहैया कराते हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारी सहयोगी सह संस्थाएं IKSL, ITGI के अधिकारी और कर्मचारी और उनके भी जो संपर्क में जितने किसान वर्ग के किसान प्रगतिशील किसान हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं हमारे मीडिया कर्मियों का और पत्रकार बंधुओं का जो इस प्रोग्राम को सीधे किसानों तक लाइव कर रहे हैं और उनके माध्यम से उनको पहुंचा रहे हैं। आज भी उन्होंने अखबार के अंदर भी ये सारी की सारी सूचना देकर किसानों को जोड़ने का काम किया है। मैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जितने भी किसान क्लब के सदस्य हैं, हमारे प्रगतिशील किसान भाई हैं जो किसान क्लब के मेंबर हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं तमाम किसान प्रगतिशील किसान भाइयों का जो कृषि विश्वविद्यालय जम्मू से और कृषि विश्वविद्यालय कश्मीर से और हमारे तमाम जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के जो प्रगतिशील किसान, वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ की फैकल्टी जो इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में कुछ ही मिनटों के देरी के बाद जो डॉक्टर रमेश रालिया जी हैं, वो भी कलौज से सीधे हमारे बीच में जुड़ेंगे, क्योंकि इस नैनो यूरिया के जो आविष्कारक हैं, इसको डेवलप करने वाले हैं, इसको विकसित करने वाले हैं, वो डॉक्टर रमेश रालिया जी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं तमाम जो फैकल्टी जो स्पीकर जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका इफ्को की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी एक फिल्म चल रही थी, उसमें नैनो यूरिया के बारे में बड़ा विस्तार से बताया गया था। इफ्को एक किसानों की खाद्य सहकारी संस्था होने के नाते सदैव किसानों के हित के बारे में सोचती है। हमारा प्रबंधन, उच्च प्रबंधन का उद्देश्य केवल यही है कि किसान का विकास हो, किसान की खेती का विकास हो, किसान की जो समृद्धि है वो हो और किसान को आर्थिक लाभ मिले। उसी उद्देश्य को लेकर किसान को मुख्य बिंदु मानकर सारी जितनी भी योजनाएं हैं वो किसान हितैषी योजनाएं बनाती हैं।
बनाई गई हैं और उसमें किसानों की सेवा के लिए हमारे जितने भी क्षेत्र अधिकारी हैं वो सदैव तत्पर रहते हैं। हमारी ये जो संस्था आज से लगभग 54 साल पहले 3 नवंबर 1967 के अंदर अस्तित्व में आई थी, जब हमारे देश के अंदर हरित क्रांति का दौर था। हरित क्रांति के दौर के अंदर हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए जो एक अहम भूमिका सहकारी क्षेत्र को दी गई थी और उसमें मुख्य रूप से ये भूमिका जो अदा की है वो आपकी सहकारी संस्था इफ्को ने की है। ये जो संस्था शुरू के अंदर केवल 57 सोसाइटियों से लेकर 5 लाख रुपए की पूंजी से शुरू हुई थी, आज की तारीख के अंदर एक बहुत विशाल रूप ले चुकी है। आज अपने देश की नहीं पूरी दुनिया की ब्रू क्षेत्र के अंदर सहकारिता के अंदर सबसे बड़ी सहकारी संस्था है और एक सहकारिता का गौरव इसको हासिल है। किसानों की सेवा करने के साथ साथ ये संस्था पूरे देश के अंदर सहकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। जो हमारी सदस्य समितियां हैं, जो लगभग देश की 35,000 सहकारी समितियां हैं जो इसकी मेंबर है, उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। प्रति वर्ष पिछले लगभग 20 सालों से लगातार सहकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए लाभांश के रूप में 20% जो डिविडेंड है इन समितियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है, ताकि हमारा जो सहकारी तंत्र है वह मजबूत रहे। तो इस प्रकार गुणवत्ता के उत्पादों का उत्पादन करके सहकारी समितियों के माध्यम से यह समिति किसानों तक प्रति वर्ष लगभग 1,36,000 टन के जो खाद है पिछले वर्ष उन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया है। तो इसमें हमारे माननीय विपणन महोदय का मार्गदर्शन और उनका फील्ड को हौसला अफजाई लगातार मिलती रहती है, उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। अब मैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के अंदर जो इफ्को पिछले लगभग 30 सालों से किसानों को खादों की आपूर्ति कर रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर वर्तमान के अंदर कोई सहकारी तंत्र इतना मजबूत नहीं है, फिर भी यहाँ कुछ सहकारी समितियां हैं और प्राइवेट ट्रेड के माध्यम से ये जो संस्था है किसानों को अपने जो आदान है, खाद है, बीज है, दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो उनको उपलब्ध करवा रही है। तो वर्तमान के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 2.5 लाख टन की खाद की खपत होती है और उसके अंदर 1.5 लाख टन यूरिया और 60,000 टन के करीब डीएपी और 40,000 टन के करीब म्यूरेट ऑफ पोटाश की खपत होती है। तो इससे ये मालूम होता है कि भी यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट कंजप्शन जो रेशियो है वो बड़ा अनइवन है, कि जैसा हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि भी इसमें 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटाश होना चाहिए, ताकि हमारा जमीन का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे और जो पैदावार है वो भी ठीक रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट कंजप्शन रेशियो है 3.2 और 1.2 और 1 का है, यानी आज की तारीख के अंदर भी हम यूरिया का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये जो नया उत्पाद आया है वो भी एक क्रांतिकारी कदम है और उससे किसानों को, फार्मिंग कम्युनिटी को बड़ा फायदा होगा और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो फसलें हैं उनकी पैदावार के अंदर वृद्धि होगी। जैसा कभी शौकत ने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी से निर्मित ये जो नैनो यूरिया है हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर ये एक पहला कदम है जिसको डॉक्टर रालिया ने विकसित किया है, जो कि आने वाले समय के अंदर खेती के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना है इससे। तो इस प्रोडक्ट की पूरे देश के अंदर जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी ट्रायल लगे हैं, उनके बड़े सकारात्मक परिणाम आए हैं। लेकिन इसी संदर्भ के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ ट्रायल लगाए गए, लगभग 31 ट्रायल यहाँ पे 2019 और 20 के अंदर लगाए गए, जिसके अंदर करीब जो इनके परिणाम आए हैं, जिसके अंदर वेजिटेबल्स क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, पेडी और व्हीट के ऊपर भी लगाए गए। और विशेषकर यहाँ का जो जम्मू कश्मीर जिसके लिए जाना जाता है, यहाँ का जो सेब है, सेब के और चार्ट के अंदर भी इस नैनो यूरिया का प्रयोग किया गया और बड़े सकारात्मक परिणाम आए हैं। वहाँ के अंदर जो सेब जो बाद में किया गया उसका एनालिसिस भी किया गया, तो सेब का आकार, उनकी स्ट्रेंथ, उनके फर्मनेस और उसका केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर शुगर की मात्रा और जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनके अंदर भी बड़ा अच्छा इजाफा हुआ है। तो सेब के अंदर भी जो यूरिया प्रयोग करते हैं, अगर उसका हम रिप्लेस इस नैनो यूरिया से करेंगे
तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन होगा और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि आज की तारीख में किसानों के सामने बहुत भारी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर को प्लांट से लेकर किसान तक पहुंचाने के लिए भी जम्मू कश्मीर के अंदर कम से कम मतलब 15 दिन का रैक बंधु से लेकर किसान तक पहुंचने के कम से कम 15 दिन का समय लग जाता है। तो ये जब छोटी क्वांटिटी के अंदर होंगे तो इसको पहुंचाना भी किसानों के लिए आसान होगा, इसका प्रयोग करना भी आसान होगा, इसके रखने के लिए जगह भी कम जरूरत होगी। तो ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो यहाँ जितने भी जो ट्रायल लगाए गए उनके बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए हैं। तो एक बार मैं फिर सभी जो हमारे प्रतिभागी है उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जेपी शर्मा जी, जो कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के कुलपति है, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि साहब ने लगभग पिछले 1 साल से जून के महीने में ज्वाइन किया था और 1 साल से दोनों जम्मू यूनिवर्सिटी का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले साहब जो हमारे देश का सबसे बड़ा संस्थान है पूसा इंस्टीट्यूट, जिसको IRI कहते हैं, वहां पे जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन और इसके अलावा वहां पे जितनी ट्रेनिंग होती है उनके डायरेक्टर रहे हैं। और साहब ने देश की जितनी भी प्रोफेशनल कमेटीज हैं उसके भी साहब मेंबर हैं। विशेषकर जो प्लानिंग कमीशन के अंदर और जो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड एग्रीकल्चर का है उसमें भी हमारे VC साहब बतौर एक्सपर्ट उसके सदस्य हैं। तो साहब का लगभग 33 सालों का एक व्यापक अनुभव रिसर्च के अंदर, टीचिंग के अंदर और एक्सटेंशन के अंदर है। और इन कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साहब को लगभग 7 अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। उसमें जो मुख्य अवार्ड है उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड और उनको ICR से जो अवार्ड मिले हैं श्री होम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड और IRE का बेस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन साइंटिस्ट जो अवार्ड है वो साहब को मिला है। जैसे राजभाषा का गौरव गृह मंत्रालय की तरफ से मिला है और साउथ एशिया का मंथन अवार्ड है वो भी साहब को मिला है। कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टर GS विद्यार्थी पुरस्कार से भी साहब को सम्मानित किया गया है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो बहुआयामी प्रतिष्ठा के धनी हैं। तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और इनका उद्बोधन हमें जो मिलेगा उससे हम सभी बड़े उत्साहित होंगे। और साहब का अगर बहुत तकड़े मोटिवेटर हैं, सभी संस्थाओं को यहाँ पे साथ लेके चलते हैं, तो जो साहब एक बार इनके संपर्क में आ जाते हैं तो यूं लगता है कि हमारे हैं और इनको लगता है कि विषम अपने, सभी विभागों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो मैं ऐसी शख्सियत का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी विपणन प्रबंधक महोदय का, रालिया साहब का और मैडम का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं डॉक्टर रालिया से अनुरोध करूंगा कि वो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अपने विचार रखे हुए। इससे पहले मैं थोड़ा सा डॉक्टर रालिया के बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर रालिया रहने दो बहादुर सिंह, अभी प्रेजेंटेशन करेंगे तो अपने आप पता चलेगा क्या है। बहुत ही प्रतिष्ठित और युवा और ऊर्जावान वैज्ञानिक है। तो साहब के आदेशों को मानते हुए मैं डॉक्टर रालिया से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार रखे, अपनी प्रेजेंटेशन रखे। डॉक्टर रालिया। थैंक यू बहादुर राम जी, ऑनरेबल SRM साहब फॉर काइंड इंट्रोडक्शन, ऑनरेबल प्रोफेसर JP शर्मा सर, वाइस चांसलर साहब, मैडम प्रोफेसर कांत, ऑनरेबल मार्केटिंग डायरेक्टर सर योगेंद्र कुमार जी, एवं और कुलीग शौकत भट्ट जी, एवं जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों, प्रोफेसर, साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स, आप सभी का मैं IFFCO की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे आज नैनो यूरिया तरल, जो कि IFFCO का एक नया उत्पाद है, इसके बारे में प्रेजेंटेशन में एक शेयर करूंगा, जिससे हम ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार ये जो नैनो यूरिया प्रोडक्ट, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर जो बनाया है, किस प्रकार इसके यूज एफिशिएंसी में बेहतर है और किस प्रकार ये न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को बढ़ाकर हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को मेंटेन रखता है एवं एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा कि जिस प्रकार हम कोई भी पौधा उगाएं, चाहे हम वो हमारे किचन गार्डन में उगाएं, चाहे फार्मर्स फील्ड के अंदर उगाएं, किसी भी पौधे को उगाएं तो उन पौधों को संतुलित विकास एवं वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
इसमें करीब 14 से 17 प्रकार के ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को आवश्यक रूप से चाहिए, और उन सब में सबसे अधिक जिस तत्व की आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो पौधे का जो ड्राई वेट कंटेंट होता है वो ऑन एन एवरेज अबाउट 1.5% होता है, और ये मैक्सिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट है प्लांट को इन उसके बायोमास के हिसाब से। और वर्तमान में जो हम नाइट्रोजन जो पौधे को देते हैं, वो नाइट्रोजन पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स, बायोमोलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम करते हैं, उनका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां हरे कलर की दिखाई देती है, या प्रकाश संश्लेषण जिसमें पौधा सूर्य किरणों को एब्जॉर्ब करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, या अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन के घटक हैं, या जेनेटिक मटेरियल्स चाहे अपना डीएनए है या आरएनए है। ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर नाइट्रोजन इनका एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और इसीलिए जैसे ही नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है प्लांट के अंदर, तो वो येलोनेस के रूप में, या जैसा कि लीफ कलर चार्ट में आप स्लाइड में देख रहे हैं, इससे डेफिशिएंसी दिखाई देती है। वर्तमान में पौधों को हम जो नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स उपयोग करते हैं, उसमें यूरिया सबसे प्रमुख है। आज हम यदि बात करें यूरिया की, तो 82% से अधिक यूरिया जो प्रोड्यूस होता है वह फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट मींस कि जो मैक्सिमम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कंजप्शन होता है नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, वो है यूरिया। यूरिया से यदि हम यूरिया से अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें या असंतुलित मात्रा में प्रयोग करें, तो ये हमारे वायु को, हमारे वायुमंडल को, हमारी मिट्टी को, हमारे जल को प्रदूषित करता है। यदि मैं एक बात यहाँ पर खास तौर से बताना चाहूँ, तो हमारी हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन फिर भी पौधे को हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देना होता है। उसका कारण यह है कि जो हवा में नाइट्रोजन है 78%, उसको पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि वह एक विशेष रासायनिक रूप में नहीं है। पौधे को नाइट्रोजन जो चाहिए वो एक विशेष रासायनिक रूप में चाहिए। तो जो हम यूरिया के रूप में पौधे को नाइट्रोजन देते हैं, जब तक पौधा 30 से 40% इसका उपयोग करता है, इसका रिमेनिंग भाग दूसरे प्रकार के रासायनिक रूप में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इमिशन हो जाता है, या लीचिंग हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा केवल 30 से 40% ही उपयोग कर पाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 60 to 70% जो यूरिया हम अप्लाई करते हैं सॉइल के अंदर प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए, वो या तो हवा के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होकर इमिट होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। और जब हम ग्रीन हाउस की गैस की बात करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कोज करता है और क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को कोज करता है, तो आप सबने देखा होगा कि पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार के से कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम करें, इस पर जोर है। इसके साथ में नाइट्रस ऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 298 टाइम्स ज्यादा हानिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग को कोज करने में। सिमिलरली यदि ये यूरिया मिट्टी के अंदर रह जाता है, तो ये हमारे मिट्टी के पीएच को इफेक्ट करता है, मिट्टी के पीएच को इन्फ्लुएंस करता है, और हमारे पौधे की जो जड़ है उसके आसपास के क्षेत्र में यदि एक संतुलित पीएच नहीं है, तो पौधा दूसरे अन्य पोषक तत्व भी ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट प्लांट अपटेक करता है वो पीएच से कोरिलेट होता है। और यदि ये पानी में बह जाता है, जब हम खाद देते हैं उसके तुरंत बाद बारिश होती है या फिर हम पानी पिलाते हैं पौधों को, तो पानी के अंदर बह जाता है, तो ये नाइट्रेट पोल्यूशन करता है पानी के अंदर, या फिर आगे जाकर के स्टेगनेंट वाटर के अंदर ये जैसे झील वगैरह के अंदर पहुंच करके वहां पर ये ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गल ब्लूम पहुंच करता है यूट्रोफिकेशन के रीजन से, और वो वाटर को पोल्यूट करता है, जिसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी इफेक्ट होता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए देश ही नहीं विदेश में भी इस प्रकार की चिंताएं जताई जा रही है कि किस प्रकार यूरिया के प्रयोग को हम कम कर सकें। और मैं एक छोटा सा अंश प्रधानमंत्री के भाषण का सुनाना चाहूंगा। नेतृत्व करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आता है, लेकिन क्या आप किसानों को समझाएंगे कि हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है। जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं, पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है। तो हमारे किसान
कम से कम आपके जो 1100-1200 किसान वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे, अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे, कम से कम 2 थैली कम करेंगे। ऐसा आप किसानों को वचन लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत फायदा, उसका पैसा बचेगा, ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी जिस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि यूरिया का कंजप्शन मास वॉल्यूम के हिसाब से हम किस प्रकार कम कर सकते हैं, क्योंकि मास वॉल्यूम के हिसाब से हमें इस तरीके की टेक्निक बढ़ानी पड़ेगी, हम विज्ञान की भाषा में समझे तो, कि किस प्रकार से हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ाएं, जिससे कि मास वॉल्यूम में जो हम फर्टिलाइजर आज प्रयोग कर रहे हैं उसकी आवश्यकता हमें कम हो। तो इसी के लिए इफ्को ने नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की। इस नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अंदर इस प्रकार की खोज और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं या उनके ऊपर अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिससे कृषि की वर्तमान की चुनौतियां एवं कृषि की भविष्य की चुनौतियां, चाहे वो जलवायु परिवर्तन से हो, चाहे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का हो, चाहे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर या क्रॉप्स का हो, तो इस प्रकार के, और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी से रिलेटेड हो, तो इस क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो इस प्रकार की टेक्निक्स को डेवलप करने का कार्य या नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में होता है। और इसका एक पहला प्रोडक्ट है वो है नैनो यूरिया। ये नैनो यूरिया नैनो तकनीक से बनाया गया नाइट्रोजन उर्वरक है और इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसका जो यूज एफिशिएंसी है वो बहुत अधिक है साधारण यूरिया की तुलना में, जिससे कि इसकी जो मात्रा वॉल्यूम के रूप में, मास के रूप में हमें चाहिए, उसकी आवश्यकता हमें मास के रूप में कम होती है। यदि हम, क्योंकि हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम ऐसी संरचनाओं, अणुओं का अध्ययन करते हैं, ऐसे आकारों का अध्ययन करते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। यदि हम 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर, जो हम मीटर का स्केल हम सबने प्रयोग किया है, 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, 1 मीटर को 1 अरब छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो उसका जो एक भाग है वो 1 नैनोमीटर है। तो यदि हम 1 मीटर को इतने छोटे-छोटे कणों के अंदर तोड़ दें तो किस प्रकार यूरिया से इसकी यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में हम यदि देखें तो हमारा जो नैनो यूरिया का जो स्ट्रक्चर हमको जो दिख रहा है, जैसे आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड में देख रहे हैं कि एक तरफ तो साधारण यूरिया है और दूसरी तरफ नैनो यूरिया का प्रतीकात्मक चित्र है जिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया। तो यदि हम इनके आकार की बात करें तो साधारण यूरिया जो आज हमें दिखता है वो 1 से 3 मिलीमीटर आकार का होता है, और दूसरी तरफ यदि हम नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया का जो आकार है वो 32 नैनोमीटर है। तो यदि मास के रूप में बात करें तो एक साधारण यूरिया के एक कण का भार और दूसरी तरफ उसी बराबर भार के नैनो यूरिया के कणों की संख्या की यदि हम बात करें तो वो 55,000 से अधिक कण और साधारण यूरिया का एक कण भार के अंदर यदि है तो वो बराबर संख्या में है। और जब यदि इनके सरफेस एरिया की बात करें, सतह के क्षेत्रफल की बात करें, तो नैनो यूरिया का वॉल्यूम के कंपैरिजन में, मास वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो सरफेस एरिया है वो 10,000 टाइम्स अधिक है। 10,000 टाइम्स जब सरफेस एरिया अधिक है और इनकी पार्टिकल साइज बहुत छोटी है और इनकी नंबर कॉन्सेंट्रेशन के रूप में इनकी संख्या साधारण यूरिया से अधिक है, तो इनका यूज एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा होता है। इस नैनो यूरिया को जब हम पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो इसको हम 2 ml लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधे की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। स्प्रे करने के लिए हम कन्वेंशनल स्प्रेयर जैसे कि बैकपैक स्प्रेयर होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन स्प्रेयर या बूस्टर स्प्रेयर जो ट्रैक्टर के साथ अटैच होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब हम इनका पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो चूंकि जब ये नैनो पार्टिकल्स पौधे की पत्ती के ऊपर स्प्रे होते हैं तो पौधे की पत्ती जो नेगेटिवली चार्ज होती है और ये जो नैनो पार्टिकल्स है यूरिया के ये पॉजिटिवली सरफेस चार्ज है, और हमारी पौधे की पत्ती के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं या हाइड्रोथोड्स कहते हैं। तो जब हम इन नैनो पार्टिकल्स का स्प्रे करते हैं तो ये नैनो पार्टिकल्स इफेक्टिवली पौधे की पत्ती के द्वारा अपटेक कर लिया जाता है और फिर पौधे को जहां जिस भाग में जरूरत है, चाहे वो नई आने वाली पत्तियां या शाखाएं हो या जड़ हो या फ्लावर्स हो, वहां पर ये
पौधे के अंदर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म या सिम्प्लास्ट ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म से पहुंच जाता है। आप जो स्केच देख रहे हैं प्लांट का और उसके पास में जो कुछ लाइंस देख रहे हैं, जो साइंस के बैकग्राउंड से जो ऑडियंस नहीं है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब हम पौधे की पत्ती को डिसेक्शन काटते हैं या उसका सर्जरी करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो हमारे पौधे की पत्ती की जो आंतरिक संरचना है जो कुछ इस प्रकार दिखती है कि एक बार अपटेक करता है और फिर मेसोफिल सेल से अपटेक करके ये जहां पर पौधे को जरूरत होती है वो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म से इस न्यूट्रिएंट्स को इफेक्टिवली पौधे को पहुंचा देता है। फिर जब जो अल्टीमेटली जो हम एक एम ले रहे थे कि किस प्रकार मास वॉल्यूम में जो फर्टिलाइजर उपयोग हो रहा है उसको कम कर सके, तो जब हमने ये नैनो यूरिया का डेवलपमेंट किया, इनिशियल स्टेज के ट्रायल्स कंप्लीट किए, तो जब हमने लार्ज स्केल ट्रायल किए तो हमने वो ट्रायल्स किए कि किस प्रकार ये मास वॉल्यूम में फर्टिलाइजर को कम कर सकता है। तो आप फोटो में देख रहे हैं कि एक तरफ हमने 100% यूरिया का प्रयोग किया और दूसरी तरफ हमने 50% यूरिया का कम प्रयोग किया और उसकी जगह हमने नैनो यूरिया के 2 स्प्रे किए। और आप फोटो में देख रहे हैं कि लगभग आपको फोटो में बराबर सी फसल नजर आ रही होगी, लेकिन आप T8 जो कि जहां पर 50% यूरिया को कम प्रयोग किया, वहां के पौधों को देखें तो उनके अंदर नंबर ऑफ टिलर्स जो ब्रांचेज है वह भी अधिक है, उनका जो स्पाइक लेंथ है, जो बाली है गेहूं के पौधे की इसकी वो भी मोटी है और उसकी साइज लंबी है और उसके अंदर दानों का वेट जिसे हम 1000 टेस्ट वेट कहते हैं, 1000 ग्रेन वेट कहते हैं, वह भी बढ़ा हुआ प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार नैनो यूरिया के प्रयोग से हमने ये पाया कि एक बोतल नैनो यूरिया के प्रयोग से जितना हम प्रभाव लेते हैं वो प्रभाव को हम इक्विवेलेंस कर सकते हैं एक बोरी यूरिया जो 45 केजी की आज फार्मर्स प्रयोग करता है उसके बराबर उत्पाद और उससे अच्छा उत्पाद पौष्टिकता के साथ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम 50% तक साधारण यूरिया की कमी कर सकते हैं और दूसरा मैं आगे एक और स्लाइड दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार ये पौधे के न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता है। तो ये न केवल हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है बल्कि ह्यूमन के स्वास्थ्य को भी इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। इस नैनो यूरिया का प्रयोग भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों पर और विभिन्न जगहों पर किया गया, चाहे वो वेजिटेबल्स की फसल हो, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो चावल की फसल हो या गेहूं की फसल हो या प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर हो जैसे कि ग्रीन हाउस फार्मिंग हो या फिर फ्लोरिकल्चर हो या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो। तो लगभग सभी प्रकार की फसलों के अंदर इसका प्रयोग किया गया और ऐसा पाया गया कि नैनो यूरिया के प्रयोग से हम लगभग सभी प्रकार की फसलों की उत्पादकता में सुधार ला सकते हैं, उसके अंदर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं कृषि विज्ञान केंद्र रेवाड़ी हरियाणा का शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, जहां पर इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रैक्टिस किया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर T1 एंड T2 हर एक ग्राफ के नीचे लिखा हुआ है। T1 एक्चुअली कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग प्रैक्टिस है और T2 के अंदर उन्होंने कंपोस्ट का प्रयोग किया, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, सागरिका का प्रयोग किया और नैनो नाइट्रोजन और जिंक के 2-3 स्प्रे किए। और ऐसा पाया कि जब हम इसको कंपेयर करें कन्वेंशनल फार्मिंग के साथ प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग अलोंग विद नैनो फर्टिलाइजर्स, तो हमने ये पाया कि न केवल ये प्लांट हाइट्स और प्लांट इफेक्टिव टिलर्स को बढ़ाता है जो कि इसके फिनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, बल्कि यील्ड को भी इंक्रीज करता है और स्ट्रो यील्ड को भी बढ़ाता है। और जब इवेंचुअली जब फार्मर्स ने इसको बेचा तो उसका रिटर्न ऑफ इनकम भी अच्छा मिला। उसका एक रीजन तो ये है कि उसका यील्ड इंक्रीज हुआ और स्ट्रो यील्ड इंक्रीज हुआ, बट एक और रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जहां पर आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर कि जहां पर 100% यूरिया का प्रयोग किया और जहां पर 50% कम यूरिया का प्रयोग करके नैनो यूरिया का प्रयोग किया, तो वेरियस जो न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स होते हैं, आजकल हम कोई भी खाने की वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर पैकेट के ऊपर एक टेबल होती है कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है, उसके अंदर लिपिड कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स कितने हैं या फिर मिनरल्स कितने हैं। तो हर सारे पैरामीटर्स पर जब हमने इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया तो हमने पाया कि किस प्रकार ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है। हमने इसका प्रयोग कश्मीर में भी किया, एप्पल्स के अंदर, जैसा कि पहले बताया गया कि एप्पल के अंदर जब हमने इसका प्रयोग किया, अलग अलग ट्रायल्स के अलावा एप्पल्स के अंदर भी कश्मीर में प्रयोग किया, तो वहां पर हमने ये पाया कि ये न केवल फ्रूट
फ्रूट के फिजिकल स्ट्रक्चर्स को, चाहे उसका शेप हो, उसकी साइज हो या उसका कलर यूनिफॉर्मिटी हो, इसको इंक्रीज करता है या फ्रूट की फर्मनेस को इंक्रीज करता है। ये सारे पैरामीटर्स तो बढ़े ही, लेकिन जब हमने इसका यूनिवर्सिटी के अंदर इसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस कराया गया, और मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब एंड मैडम प्रोफेसर मैडम का भी थैंक करता हूं कि उन्होंने इसको अपनी यूनिवर्सिटी में टेस्ट करने का, ट्रायल करने का परमिशन दिया। और वहां पर जब इसका जो टेस्टिंग हुआ तो उसके डेटा से हमें पता चला कि इसके न केवल फिजिकल स्ट्रक्चर में हेल्प करता, बट इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसका मिनरल्स वैल्यू, इसका स्वीटनेस, उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट है। तो इस प्रकार हम जो फ्रूट का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, उनको भी इंक्रीज करके इस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एक और बेनिफिट्स है इसका नैनो यूरिया का कि ये भंडारण और परिवहन के लिए बहुत आसान और सस्ता है। यदि हम बात करें एक बोरी यूरिया की, तो उससे जितना प्रभाव हम खेत में प्राप्त करते हैं उतना ही प्रभाव हम एक बोतल यूरिया के प्रयोग से कर सकते हैं। तो यदि हम भंडारण और परिवहन की बात करें, चाहे वो इंडिविजुअल फार्मर्स लेवल पे बात करें, तो वह यदि कुछ एकड़ का खेत है उसके पास, तो वो जो बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स फर्टिलाइजर के ट्रांसपोर्ट करता है, शिफ्ट करता है, चाहे अपने दुकान से घर तक या घर से खेत तक, तो उसको किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की आवश्यकता होती है, चाहे वो छोटा ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, बाइक हो, लाइक दैट, टैक्सी हो, लाइक दैट। यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें या पहाड़ी राज्यों की बात करें, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ट्रक से भेजना पड़ता है और नंबर ऑफ ट्रक से भेजना पड़ता है, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, तो यदि हम एक ट्रक 9 टन नैनो यूरिया को भेजें किसी राज्य के लिए, और उसी के इक्विवेलेंसी में यदि हमें साधारण यूरिया को भेजना हो, इम्पैक्ट के प्रभाव से इक्विवेलेंसी में काउंट कर रहा हूं यहाँ पर, तो हमें लगभग 80 ट्रक्स भेजने होते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट के रूप में, क्योंकि अराउंड 810 मेट्रिक टन उसके इक्विवेलेंसी कन्वेंशनल यूरिया को हमें प्रयोग करना होता है। तो दैट इज वाई यदि हम उसका फ्यूल कंजप्शन को देखें, उससे होने वाले पोल्यूशन को देखें, या लॉजिस्टिक की कॉस्ट देखें, या ट्रांसपोर्टेशन के बाद स्टोरेज की कॉस्ट देखें, तो उसमें भी नैनो यूरिया के प्रयोग से बहुत आसानी है। किसान भाइयों, आप तक इस नैनो यूरिया को लाने से पहले इफको ने करीब 94 विभिन्न प्रकार की फसलों के ऊपर पूरे भारत में और 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसका परीक्षण किया गया, जिसे हम साइंस की भाषा में मल्टी लोकेशन, मल्टी क्रॉप, मल्टी सीजन ट्रायल कहते हैं, कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर और मल्टीपल क्रॉप्स के ऊपर इसका टेस्ट किया जाए। जब इसका पूरे देश के अंदर इस प्रकार परीक्षण किया गया और पूरे देश का यदि सभी प्रकार के टेस्टों का यदि हम एवरेज लें, तो उस एवरेज में हमने ये पाया कि रासायनिक यूरिया का जो हम प्रयोग करते हैं उसमें 50% की यदि हम कमी करें और नैनो यूरिया का प्रयोग करें, तो फसल उत्पादकता में औसत रूप से करीब 8% की वृद्धि हमें मिली है। तो इस प्रकार से हम कंजप्शन को मास वॉल्यूम में कम कर सकते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे जो इनकम है उसके अंदर हेल्प करेगा। किसान भाइयों, चूंकि ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, दिस इज डेवलप्ड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड बाय द इफको यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी, दिस नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्रोडक्ट फॉर द नाइट्रोजन इनपुट, तो इसको विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन के मानकों के तहत इसका परीक्षण होना जरूरी होता था। तो इस नैनो यूरिया का जो ट्रायल है वो हमने भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन, जिसके तहत हम नैनो बेस्ड एग्री इनपुट्स को टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं, उसके तहत इसका परीक्षण किया गया। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन रिलीज की गई है नैनो प्रोडक्ट्स को सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी के पर्सपेक्टिव से इवेल्युएट करने की, उसके तहत भी इसका परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि नैनो यूरिया फ्लोरा एंड फोना के लिए सेफ है। इसका प्रयोग किसान के द्वारा अपने पौधों के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने इसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके उसको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में इंक्लूड किया, जिससे कि फार्मर्स इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम समरी के रूप में बात करें, तो पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया की मात्रा के रूप में कम आवश्यकता होती है, लेकिन इससे हम अधिक उत्पादन और बेहतर पोषण पौधों को दे सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये आर्थिक रूप से सस्ता है। आज यूरिया फार्मर्स को सब्सिडी के बाद
260 रुपए से अधिक प्राइस पे मिलता है, लेकिन ये जो नैनो यूरिया है वो उससे भी अबाउट 10% चीपर रहेगा, सस्ता रहेगा, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई सब्सिडी भी इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरा, क्योंकि इसकी मास वॉल्यूम में आवश्यकता कम है और ये हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को उपयोग करते हुए हम बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, इनकी यूज एफिशिएंसी अच्छी है, तो ये हमारे मिट्टी, हवा, पानी और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। और जैसा मैंने बताया कि इसको ओईसीडी और डीबीटी की गाइडलाइन के तहत इसका सेफ्टी और टॉक्सिसिटी इवैल्यूएशन टेस्ट कराया गया और हमने विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म के साथ में भी इसका इंटरेक्शन किया उस गाइडलाइन के तहत कि किस प्रकार से पॉलिनेटर के साथ इंटरेक्ट करता है, यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम केंचुआ वगैरह, केंचुए की खाद वगैरह प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर ये केंचुए के साथ, जिसको किसान मित्र भी हम कहते हैं, या दाल कुल के पौधों की जड़ों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या मॉइस्चर रिटेंशन करने वाले फंगस या न्यूट्रिएंट मोबिलाइजिंग करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या बर्ड्स, इन सारों के साथ इंटरेक्शन करके सेफ्टी और टॉक्सिसिटी इवैल्यूएशन किया गया और ऐसा पाया गया कि प्रोडक्ट पूर्ण रूप से उनके लिए रिकमेंडेड डोजेस के साथ सेफ है। यदि हम समरी के रूप में देखें इस प्रेजेंटेशन का, तो नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड उर्वरक है, नैनो फर्टिलाइजर जो कि पौधों को नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। ये प्रयोग करने में बहुत आसान है। इसको 2 से 4 ml लेकर पानी के साथ मिलाना है और पौधे की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है, या फिर किसान की भाषा में बात करें तो पौधा अंकुरण होने के बाद जब जब किसान यूरिया का ब्रॉडकास्ट करता है, उसी दौरान यूरिया के ब्रॉडकास्ट की जगह वो नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकता है। इसको विभिन्न प्रकार की फसलों पर 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक कृषि अनुसंधान संस्थानों में और विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि ये न केवल फसल उत्पादन में सहायक है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और इसकी मास वॉल्यूम में कम आवश्यकता होती है। और ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर उत्पाद है, जो कि नैनो यूरिया के रूप में किसानों को अभी उपलब्ध है। और इसका जो मूल्यांकन है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों में किया गया है, जो नेशनल गाइडलाइन, जैसा मैंने बताया कि डीबीटी की द्वारा रिलीज की गई गाइडलाइन या अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन जो कि ओईसीडी की गाइडलाइंस है, इस प्रकार की गाइडलाइंस के तहत इसका टेस्ट किया गया कि किस प्रकार से इसकी एफिकेसी साधारण यूरिया से बेहतर है, किस प्रकार से साधारण यूरिया की तुलना में पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, किस प्रकार से ये एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो हम कहते हैं उसके प्रिंसिपल को फुलफिल करता है, मीट करता है। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं आपने समय देने के लिए, एवं आपके कुछ क्वेश्चन है तो हम जरूर लेना चाहेंगे। विद दैट माइक हैंड ओवर टू एसएम सर। थैंक यू डॉक्टर टालिया सर कि आपने बहुत ही व्यापक इस नैनो यूरिया के बारे में जानकारी दी, कितना कैसे शोध हुए, कैसे किसानों के लिए फायदेमंद होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रेहाना हबीब खान, जो कि कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय में एग्रोनॉमी में प्रोफेसर और चीफ साइंटिस्ट है, और उनका अनुसंधान का जो मेन क्षेत्र है वो न्यूट्रिशन एंड फर्टिलिटी, क्रॉप न्यूट्रिशन एंड फर्टिलिटी है, और क्लाइमेट चेंज के साथ फसलों पे क्या प्रभाव पड़ता है उसमें है। वर्तमान में मैडम डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी की हेड भी रह चुकी हैं, कृषि केवीकेस के अंदर भी अपनी 4 साल तक उन्होंने सेवाएं दी हैं। तो इस प्रकार मैडम को 25 साल का बहुत एक व्यापक अनुभव है रिसर्च का, अध्ययन का और एक्सटेंशन का, और इस समय मैडम कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल की चेयरपर्सन हैं। तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैडम से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दें। डॉक्टर रेहाना। Good morning and assalamualaikum to everyone. Honorable Vice Chancellor Professor J.P. Sharma, who is a dynamic personality and a reputed scientist with great experience in research and extension system of ICR and universities. Good morning, sir. It's a real honor for me to be with you today in this historical program. Dr. Yoginder Kumar, Director Marketing, IFCO, New Delhi, and Director Research, Cost K, Director Extensions, Cost K, Directors of Line Departments, Heads of the Divisions, Program Coordinators of KVKs, Scientists, and Mr. Bahadur Ramji, State Marketing Manager, IFCO, Mr. Shaukat Bhatt, my students and friends, a very good morning to all. And it's really a very remarkable day. Especially, I would like to wish hats off to Dr. Ramesh Aralia, who is the GM of Nanotechnology and a scientist. Really, Dr. Ramesh, it's a wonderful thing that you have done,
that the scope of nano fertilizers in agriculture has been there, and that is like you really said that only 1 nanometer is 1 billionth of a meter, and there are 2 crores 54,000 nanometers in an inch. And this has been, nanotechnology has been the coming as a great revolution, like the information technology came as a great revolution, and then nanotechnology, and now the nanotechnology, the role of all the countries have collaborated with each other in the advancement in the nanotechnology, and India has played a great role in it and has collaborated with other countries also. But the highest thing that we are happy with, that there has been an application of nanotechnology in agriculture, in the pesticide delivery. We can have it in biopesticides, in fertilizer delivery, in the pesticide sensors. But the highest thing is that the nanotechnology use in the agriculture has used the properties of the nanoparticles, like the hydrophilic. It's highly soluble, its surface charge, its competitive binding site with the receptors. So this is being used for as a nanofertilizer. And the what is nanofertilizer, if I would like to tell all the guys over here, which Dr. Ramesh has already said, it can either be synthesized from the traditional fertilizer, or sometimes can be extracted from different plant parts, and it helps to increase the soil fertility and productivity. And why nanofertilizers? I as an agronomist was very much worried about the soil status, about the decrease in the fertilizer response ratio. So this nanofertilizer has come as a boon. It has come for revolution of agriculture, because it is not only enhancing the soil fertility, yield, and quality parameters of the crops, but it's also improving the nutritional content of crops, the quality of the taste. It's non-toxic, so therefore less harmful to the ecosystem, and it increases the nutrient use efficiency and reduces the cost of environmental protection, which it very was deliberated by Dr. Ramesh. And if we compare the formulations of the nanofertilizers with the conventional fertilizers, they're highly soluble. Nanofertilizers are very high soluble, and conventional fertilizers, they are less. And the nutrient uptake is more in the nanofertilizers, because we can regulate them. We can save fertilizers, but in conventional fertilizers, it's not available at a time. Therefore, the efficiency is low. And nanofertilizers have a controlled release modes, which is absent in the conventional fertilizers. And the nanofertilizers have the capacity to extend duration of nutrient release from fertilizers, because we can control it. But the conventional fertilizer, what happens is that plants can only use it just after the application, and the rest is gone for conversion or fixation. And high nutrient loss is there in the conventional fertilizer by leaching, runoff, and drift, but that doesn't occur in the nanofertilizers. And they also they increase the nutrient efficiency, use efficiency. How? Because they have a higher surface area, and due to its minute particle size and high solubility in different solvents such as water, it's highly reactive with other compounds, which facilitate the different metabolic processes in plants, and has the capacity to penetrate on plants from applied surface such as soil or leaves, like he showed us about the foliar spray also, and is easily taken up by the crop. Thus, it improves the uptake and nutrient use efficiency in plants. It has been seen that the nano fertilizer has a higher nitrogen use efficiency in comparison to the conventional. And because we know today is today is the day of the nano urea, and like Dr. Ramesh also said, that the fate of nitrogen in soil is that only a portion of it is taken by the plant. The rest is either volatilized as ammonia and escape into the atmosphere, or escapes as atmospheric nitrogen, or it is leached. Therefore, the nano urea is coming as a good good boon, or as a good input for our cereal crops, for all the crops. Especially as an agronomist, I would say that I'm very thankful that we are now having nano urea, and that too in our
made by our own country. And the nano fertilizers have a smart nutrient delivery system. They can be pre-programmed, they can be self-regulated, they can be remotely regulated, they can be timely controlled, they can be spatially targeted, and they have other multifunctional characteristics. And see the smart delivery system of the nano fertilizers, we can have load them on inorganic or organic sources, and then they can be either taken as foliar spray, or they can be put in the irrigation system to soil or substrate. And we can regulate it with time or with an environmental stimuli, or it can be loaded with chitosan or other clay or zeolite materials. And that is the advantage we are having in the nano fertilizers, which does not exist in the conventional fertilizers. And the experiments there have shown that the PU's efficiency also is higher in the nano fertilizers rather than the SSP and KH2PO4. And nano fertilizers increase the enzymatic activities and organic acid. As agriculturists, we are very much worried about the soil health, but we have seen that nano fertilizers are increasing the enzymatic activities, especially of the beneficial enzymes and organic acid. The experiment here also shows that there was a high P uptake and higher organic acid concentration when the nano P application of 640 milligrams per hectare was applied in cluster bean, moot bean, mung bean, and pearl millet. And the activity of the beneficial enzymes is also increased, like the dehydrogenase, esterase, acid phosphatase, alkaline phosphatase, phytase, nitrate reductase, cellulase, hemicellulose. All of their activity increases, and they nanofertilizers play significant role in seed germination, seedling vigor, and the seedlings are so healthy that in the long run they increase the seed germination, vigor, growth, plant height, that is leaf area, leaf index, number of leaves per plant. Then the dry matter production increases, the chlorophyll production increases because it's a part of it, and then rate of photosynthesis increases. And as such, there's more translocation of photosynthetes, and thus our crop produces higher yield, which was also said by Dr. Ramesh. But these are the factors how the nanofertilizers influence right from the seed germination to production of higher yield, right from increasing its soil health up to not that much of leaching and polluting the water resources and our environment. There are some benefit effects of other nanofertilizers of that's aluminum. It can improve the root growth. Similarly, of silver, it can enhance the plant growth, and zinc oxide, it can improve the growth and yield. But we have to see, whenever the nanofertilizers are being used, it has to be tested and tried so that we do not have these adverse effects. Sometimes we get inhibition in cell growth and nitrogen fixation activity, the reduced root length. It has been seen that from silver, it can, if it's not used in a correct way, it can reduce the transpiration. So that things have to be taken up by we, the scientists. We are there to see when and how we can apply these nanofertilizers. So this is one of the papers which I saw about IFCO, that they had so many trials laid. That's in wheat 431, field P26, lentil, anthracite, or amaranthus. In all these things, they have seen that the farmers' fertilizer practice, uh, 50% N is given by the farmer fertilizer practice, and other by the two sprays of nano fertilizers. They have reported a higher mean yield and higher net returns over this in all the crops like wheat, field pea, lentil, amaranthus, mustard, potato, green pea, tomato, cauliflower, cabbage, garlic, chili. And also they have seen that the root length is also higher in the nano fertilizer crop, given crop. Root length, shoot length, all fresh weight and dry weight. So as such, it influences our yield in the long run. And it also reduces the cost of cultivation. For example, if a nano P is given 720 milligrams only in as compared to
to if it would have been given by SSP as 80 kgs per hectare. So the cost of cultivation also is reduced. So to summarize, I would like to say one thing, that we have shifted from our agriculture. Agriculture was under a lot of demand is there, lot of tension is there in agriculture, because first of all we were for food security, high production, and then so there came some stages in the agriculture. First we had the conventional agriculture with low productivity, stress and disease sensitive, nutritional deficiency, poor soil biological health, then low native nutrient mobilization, and low microbial diversity. Then was there a green revolution in which we just increased, we had a high yielding varieties, and then we increased also the cost of production as fertilizers. And then with time there was low fertilizer response ratio, and then we switched because of health problems also, then we switched, and there's a slogan of organic agriculture, and we increased the nutritive value of the food, and we improved the soil health and biological health. So under organic agriculture we can have these two factors. And then there's another, that's bulk fertilizer mediated agriculture, where the high production rate is there because we are using a lot of fertilizer. But this nano fertilizer mediated agriculture is having everything that we want: high production, more nutritious food, saving of the natural resources, it's sustainable, it enhances the soil biological health, it more microbial diversity, it enhances the native nutrient mobilization, it reduces the demand of the fertilizer. This is what we needed. I, as an agronomist, I, as a previous program coordinator, KVK, am very happy that we are having a small bottle of nano urea in comparison to the big bags which our farmers had to carry. It is a revolution, it is a breakthrough, and it has been rightly pointed out by our honorable minister that it is, India has to be proud about it, that the IFFCO company has made the nano urea, and it's environment friendly and it's cheap also, and it cuts the cost of the farmers by 15%. So the development of agriculture is only possible by accelerating the resource use efficiency with the minimum reduction to the yield through effective utilization of modern technologies. And nano fertilizers have come in a long way. And I, on behalf of all the agronomists of Scotch Kashmir, and as an association president of Kashmir Society of Agronomy, and I from the Valley farmers, thank you IFFCO for making the nano urea, and with the due coded formalities to be followed and directed by our Honorable Vice Chancellor and Director Research and Extension, we will certainly lay trials on it. Thank you. थैंक यू डॉक्टर रेहाना। समय के देखते हुए आपने टाइम काफ़ी लिया और आपने जो सजेशन दिए हैं और जो सॉइल की हेल्थ की चिंता की है, और उसके बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे माननीय विपणन निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें, क्योंकि ये जो सीरीज है नैनो यूरिया की वेब सीरीज, ये उनकी प्रेरणा से ही चलाई जा रही है। पूरे प्रदेश, हर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के वेबिनार किए गए हैं ताकि एक साइंटिस्टों के साथ, किसानों के साथ इसकी जागरूकता बढ़े। तो मैं विपणन निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन, अपना मार्गदर्शन दें। योगेंद्र कुमार जी। आज के कार्यक्रम के परम सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय शर्मा जी, वाइस चांसलर, इनके बारे में बहुत कुछ हमने सुना है और देखा भी है। हमारे बीच में उपस्थित मैडम रेहाना कांत जी, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारे प्रयास को और बल दिया, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने नैनो के बारे में जो बातें रखी, मैं उनका भी स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर रमेश रालिया जी, ये पहले वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस में थे। इनके 10 पेटेंट हैं नैनो के ही, और मेडिसिन्स में भी हैं और फर्टिलाइजर में भी हैं, और कैंसर की एक मेडिसिन में भी इनका बड़ा योगदान है।
जिसके लिए इनको भी यूएसए एक अवार्ड बहुत बड़ा मिला है। और इस वर्तमान जो नैनो यूरिया है, इसके आविष्कार भी इन्होंने ही किया है, इन्होंने ही बनाया है। और अभी आगे यदि संभव हुआ तो 1 साल 1.5 साल में नैनो डीएपी भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो बहादुर सिंह जी, शौकत जी, हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों बहनों, कृषि विश्वविद्यालय के जो भी प्रोफेसर्स हैं, सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, मैं खाली कश्मीर के किसान भाइयों से एक ही निवेदन करूंगा कि जितना लाभ नैनो से वो उठा सकते हैं, कोई दूसरा प्रदेश नहीं उठा सकता। सेब के जो खेत में इसने शौकत ने जो प्रयोग कराया है, वो वाकई बहुत ही प्रभावकारी रहा है और बहुत ही प्रेरक है सभी के लिए। सभी किसान भाइयों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से स्प्रे करने से, और वो वीडियो भी किसान की भाषा में इन्होंने हमको भेजा था। जितने भी मानक हैं उन सब में वृद्धि हुई, चाहे स्वीटनेस हो, एसिडिटी कम, एसिड कम हुआ, स्वीटनेस बढ़ी, उसका साइज बढ़ा, उसका कलर और सारी चीजें अट्रैक्टिव हुई। तो मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब बाजार में एक अलग ही सेव मिले जिसकी गुणवत्ता अधिक हो और किसान भाइयों को दाम भी उसके अच्छे मिले। ये काम हमारे हरियाणा के किसानों ने करके दिखाया है। जो भी एक स्लाइड इन्होंने दिखाई थी केवी के रेवाड़ी की, वहां भी यही काम किया। उन्होंने कोई खाद ही नहीं डाला, 0 फर्टिलाइजर कर दिया, खाली एफआईएम डाला और हमारा एक सागरिका ग्रेन्यूल्स था और सागरिका लिक्विड, उसके साथ नैनो, कुछ भी प्रयोग नहीं किया। गुणवत्ता बढ़ी, उत्पादन बढ़ी, साथ में पैसे भी अच्छे मिले। तो इस तरीके की कुछ काम कश्मीर के किसान बहुत जागरूक हैं। कई बार मेरी मुलाकात उनसे हुई है और बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे ढंग से एक चीजों को कर सकते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस नैनो यूरिया का भरपूर लाभ उठाएं। और आज अभी एक सुखद एक सूचना मैं देना चाहता हूं। सुखद सूचना क्या है? माननीय एलजी साहब, माननीय श्री मनोज सिन्हा साहब अभी से आधा घंटे बाद हरी झंडी दिखा करके 1 ट्रक नैनो यूरिया का कलोल से रवाना करेंगे। उसमें भी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना भागीदारी करें। माननीय वाइस चांसलर साहब तो मुझे लगता होंगे ही, मैडम रेहाना भी रहें तो और भी अच्छा, जो भी लोग उसमें रह सकते रहें और उस इवेंट को देखें। और वो ट्रक आपके यहाँ मेरे ख्याल से 2 दिन में पहुंच जाएगा, तो उसके अधिक से अधिक किसानों तक विपणन की व्यवस्था भी बहादुर राम जी से अपेक्षित है और शौकत जी से अपेक्षित है, जो भी हमारा स्टाफ है। इसमें मैं 2 सूचना केवल देना चाहूंगा। एक तो इसका कीमत हमने 240 रुपए रखा है और इसकी जो प्रयोग तिथि से, उत्पादन तिथि से प्रयोग तिथि के बीच में 2 साल की इसकी वैधता है। 2 साल तक इसमें कुछ नहीं होने वाला है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सहनशील है, तो आपको कोई उसको भी नहीं सोचना, आपका वैसे ही टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है। और इसकी जो है गुणवत्ता को, हर बैच की एक जो बाटल है उसको हम एनएबीएल लैब से चेक करेंगे और हमारे यहाँ भी जो एनडीआरसी की बात बताई थी, वहां भी इसको परीक्षण के उपरांत ही आपके पास भेजा जाएगा। और इसका प्रयोग जरूर करें और इसके प्रयोग के साथ साथ अगर सागरिका लिक्विड का भी प्रयोग करें, वो भी मैं चाहूंगा आप अपने विश्वविद्यालय में उसका परीक्षण करके देखें। बहुत ही अच्छा उत्पाद है, CSIR इंस्टीट्यूट है ICSMCRI का, उसका उत्पाद है वो। तो वो जो है उसके उत्पाद का भी प्रयोग करें, साथ में नैनो का भी प्रयोग करें, अपने उत्पादन को बढ़ाएं। इनको प्रयोग करने में आपको ज्यादा स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स का भी खर्चा बचेगा, पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, उत्पादन अच्छा होगा, गुणवत्ता युक्त होगा। बहुत सारी विशेषताएं आपको बताई जा चुकी हैं। मैं अधिक समय न लेकर के अपने वाइस चांसलर साहब को सुनना चाहूंगा, क्योंकि अभी फिर नया कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम भी तुरंत है। डॉक्टर रमेश आलिया को उस कार्यक्रम की व्यवस्था में अगर जाना है तो वो छोड़ सकते हैं, या अगर संभव है तो वाइस चांसलर साहब को सुन लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। थैंक यू सर। अब मैं आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय प्रोफेसर जेपी शर्मा जी, कुलपति स्वास्थ्य, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें, हमें आशीर्वचन कहें, हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि ये जो नया उत्पाद
जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा है उसको हम किसानों तक पहुंचाने में, उनकी सेवा करने में सक्षम हो सके। तो मैं कुलपति महोदय से मेरा अनुरोध है कि वो अपना उद्बोधन दे और मार्गदर्शन दें, आशीर्वचन दें। धन्यवाद बहादुर राम जी। कार्यक्रम में उपस्थित श्री योगेंद्र कुमार जी, मार्केटिंग डायरेक्टर, हमारे ईस्ट कोस्ट कश्मीर के वैज्ञानिक जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन नैनो टेक्नोलॉजी में रहा है, रेहाना हबीब कांत जी, नैनो टेक्नोलॉजी के आविष्कारक, और अभी अभी बताया गया कि इनको 10 पेटेंट मिल चुके हैं। वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे बीच में है रमेश रालिया जी, और कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं बहादुर राम जी, जो बहुत ही कर्मठ हैं। और हमारा ऐसा एसोसिएशन यूनिवर्सिटी के साथ में है कि चाहे हमारा कार्यक्रम हो या उनका कार्यक्रम हो, यूनिवर्सिटी में हो चाहे फील्ड में हो, उनकी उपस्थिति हमेशा वहाँ रहती है। और जिस टेक्नोलॉजी का आज हम जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से, हमारे करीब 5 हमने मेले किए थे ऑफ कैंपस और एक कैंपस में किया था। उन 5 कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रही और हमने इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसानों को अवेयरनेस क्रिएट की और आपका स्टॉल भी लगा और बहुत से लोगों ने उसमें बड़ी दिलचस्पी ली। सभी जो वक्ता हैं वो इस विषय से हैं, विशेषकर से रमेश जी और मैडम रेहाना जी, और उन्होंने बहुत ही बखूबी इसके हर एस्पेक्ट को, चाहे वो इसका इकोनॉमिक्स हो, चाहे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, और चाहे इसका इम्पैक्ट क्रॉप प्रोडक्शन पे, क्वालिटी पे रहा हो, वो सारा बखूबी बताया है। और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, ये तो मेरे लिए एक एजुकेशन हो गया इस टेक्नोलॉजी के बारे में। जहाँ तक अभी एग्रीकल्चर में हमारी प्राथमिकताएं हैं, जैसे मैं बात करूं कि 1950 में जो हमारा प्रोडक्शन था वो 50 मिलियन टन था। अभी हमारा प्रोडक्शन जो है 300 मिलियन टन है, और जो जनसंख्या में बढ़ोतरी थी वो करीब करीब 4% हुई है उस समय से, जो 30 करोड़ थी। लेकिन प्रोडक्शन में जो हमारी उपलब्धि है करीब करीब 6 गुना है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल में तो आशातीत तरक्की हुई है, 315 मिलियन टन के करीब करीब है। और लास्ट ईयर जो दूध का उत्पादन था वो भी सीरियल प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा था, 200 मिलियन टन। और हालत ये है कि अब जो हम इंपोर्ट करते थे, डिफिसिट थे, अब हम सरप्लस की स्टेज में हैं और 76 मिलियन टन जो हमारा फूड ग्रेन्स है हमारे गोडाउन में है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बताते हैं कि आने वाले समय में दूध की 250 में 230 में कितनी जरूरत होगी, कई ऐसी चीजें हैं कि 250 तक हमें डबल करना होगा प्रोडक्शन को। एग्स की बात है, चाहे मिल्क की बात है, चाहे फूड की बात है। अब घटती हुई जोत में, घटती हुई पानी की उपलब्धता में डबल प्रोडक्शन करना अगले करीब करीब 30 साल में, क्योंकि एग्रीकल्चर तो लैंड बेस्ड है, वाटर बेस्ड है। और जिस तरह से हमारी जमीन घट रही है, जो 1970 में 2.73 हेक्टेयर पर परिवार थी, अब वो 1 हेक्टेयर रह गई है। और जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो प्रति परिवार जो है 0.56 हेक्टेयर ही जमीन आती है। तो अब बात ये हो रही है कि कम लागत में कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए। 4 इशू हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कॉस्ट को कम करना है, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस के साथ में हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस भी हमें मेंटेन करनी है। और ये सब तीनों चीजें करनी है एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस के साथ में। एनवायरमेंट को भी प्रदूषित नहीं करना है, उत्पादन बढ़ाना है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, कॉस्ट को कम करना है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन के साथ में। अब इसमें जो एग्रीकल्चर में जो मेजर इनपुट्स हैं 2 हैं, एक तो वाटर है और एक फर्टिलाइजर। और इन दोनों की हम यूज इफिशिएंसी देखें, फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी देखें तो 30 से 35%। एक तरफ तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ती है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा जाता है, और दूसरी तरफ जो 67% 70% करीब करीब जो अनयूटिलाइज हुआ, या तो वो एवेपोरेट हो जाता है तो पॉल्यूशन होता है एनवायरमेंटल, या वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है तो वाटर पॉल्यूशन। कॉस्ट भी बढ़ी और हमारा पॉल्यूशन भी बढ़ा।
तो अब बात हो रही है कि कैसे जो है, और एक और मैं फिगर देख रहा था कि 1970 में 1 किलो न्यूट्रिएंट डालने से 12 किलो पैदावार बढ़ती थी। अभी 2010 से 17 के बीच में एक आंकड़े आए कि 1 किलो न्यूट्रिएंट डालने से सिर्फ 5 किलो प्रोडक्शन में वृद्धि होती थी, जो कि 1970 के दशक में 12 गुना होती थी। यानी कि सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें ज्यादा इनपुट यूज करना पड़ेगा। अब ऐसे समय में जहां डे बाय डे एनपीके का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमें स्थिर रखना है प्रोडक्शन को और बढ़ाना है, तो इनपुट यूज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने देखा आंकड़े कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के क्षेत्र में विगत दिनों में 49% नाइट्रोजन यूज बढ़ा है, 19% फास्फोरस का यूज बढ़ा है और 33% पोटास का यूज बढ़ा है। तो अब ये बात आती है कि इसको स्थिर रखने के लिए प्रोडक्शन को या बढ़ाने के लिए हम कब तक इनकी न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाते रहेंगे, कॉस्ट में बढ़ाते रहेंगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सारी समस्याएं इसमें हैं। अब ऐसे समय में जो ये टेक्नोलॉजी का जो आया, जो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत से क्षेत्रों में यूज होती है और मुझे बड़ी खुशी है कि इफ्को के बारे में मेरी बड़ी अच्छी धारणा है और मैं हर प्लेटफॉर्म पर जहां मौका मिलता है कहता भी हूँ। ये एक तरह से कॉर्पोरेट कल्चर है। मैं वहां पे आपके ऑफिस में भी गया जब माननीय श्रीवास्तव साहब थे, इफ्को फाउंडेशन के चेयरमैन थे, उनसे भी हमारा संपर्क रहता था। एक दो बार आपके जो साकेत में ऑफिस है, अवस्थी साहब से भी मुलाकात हुई। तो मुझे बड़ा ये प्रभावित हर तरह से लगता है कि आपकी कार्यशैली और जो नेटवर्क है आपका गांव में, वो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड में, जैसे मैंने देखा कि वर्ल्ड में ये पहला ऐसा प्रोडक्ट इफ्को के माध्यम से आया है, वास्तव में आप काबिले तारीफ हैं। और अभी योगेंद्र कुमार जी ने जो कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में हम डीएपी का भी विकल्प लाए हैं, तो इससे जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ऐसी मेरी मान्यता है। अब जो बेनिफिट के बारे में सारी बात यहाँ वैज्ञानिकों ने कह दी, न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी से बढ़ जाती है, इससे सॉइल टॉक्सिसिटी भी कम होती है और जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं फर्टिलाइजर के वो भी कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो यूरिया है उसको 3-4 बार देना पड़ता है, तो इट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन आल्सो। अब जो यहाँ हुई थी, ये बड़ी अच्छी चीज है कि एक बोतल 500 ग्राम की उसको हाथ में लेके चल सकते हैं, थैले में चल सकते हैं। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है और वेयर हाउस के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इसमें कम हो जाते हैं। और यदि हम इसको सम अप करें, सारी बातें हो चुकी हैं कि इससे जो है क्वांटिटी कम लगती है, कॉस्ट कम आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल विद एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अब बात आती है हम क्या कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर में हम इसको आपके इफ्को के साथ में मिलके, चाहे स्कॉस्ट जम्मू है चाहे स्कॉस्ट कश्मीर है, इसको एक मुहिम के रूप से चलाएं। यहाँ 10 केवी के हमारे इधर हैं, 14 केवी के उधर हैं, 24 केवी के हैं और करीब 20 हमारे रीजनल स्टेशन हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक नेटवर्क है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट है। हम आपके साथ में मिलके इसको एक मुहिम के रूप में चलाएंगे एंड टेक इट टू द फार्मर्स विद योर हेल्प, और इससे बड़ा फायदा होने वाला है। और आज का दिन भी बड़ा शुभ है कि हमारे माननीय एलजी महोदय इसका जो आज यहाँ एक खेप जो है भेज रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे संस्थान को आपने इसमें जोड़ा, हमारे वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं और सफलता तब होगी आने वाले समय में जब हम मिलके काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत तो मैं कुलपति महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही व्यस्त समय होते हुए भी इनकी बहुत मिनट की मीटिंगें होती रहती हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं और हर डिपार्टमेंट में इनका मार्गदर्शन मिलता है। तो आज इसको के लिए उन्होंने जो समय दिया, जो मार्गदर्शन दिया और जो हमें सलाह दी है कि भी हम कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर
हम इस प्रोडक्ट को किसान तक पहुंचाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम आपके आशीर्वाद से हम इसमें कामयाब होंगे। मैं कुलपति महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। अब मैं शौकत से अनुरोध करता हूं कि वो अगर कुछ किसानों की क्वेश्चन आए हैं और उनकी कुछ शंकाएं हैं, जो प्रतिभागी हैं उनके हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। तो मैं शौकत से करता हूं कि जो जो पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन आए हैं चैट बॉक्स के अंदर, वो अपने क्वेश्चन करें और डॉक्टर रालिया जी और हमारे विपणन प्रबंधक महोदय वो इनसे उनका सलाह देंगे, उनके उत्तर देंगे। तो मैं शौकत से कहता हूँ, शौकत अपना वो क्वेश्चन है वो पूछें। थैंक यू वेरी मच सर। सर वैसे तो किसानों के, साइंटिस्ट्स के और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जिसका सर अभी हम सब क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? आप शुरू करिए। हाँ सर, सबका जवाब देंगे, कोई बात नहीं, हम बैठ के देंगे, बाकी लोग कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें मैंने मेन सिलेक्ट किए हैं, जिसमें पहला मेन नहीं, आप सारे पढ़िए। ठीक है, टाइम लगेगा, अभी मेरे पास 10 मिनट है, 15 मिनट, उतने में हो जाएगा। ओके सर। सर पहला क्वेश्चन है, कैन वी मिक्स नैनो यूरिया विद इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स? इसके लिए सूची 50 इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की हमने बनाई है। कॉम्पेटेबिलिटी डॉक्टर आलिया चेक कर रहे हैं, विद इन वीक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी स्टेट मैनेजर को। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन ये है, इज देयर एनी स्पेशल स्प्रेयर रिक्वायर्ड फॉर नैनो स्प्रे? नो स्पेशल स्प्रेयर इज रिक्वायर्ड, द सेम स्प्रेयर विल स्प्रे नैनो फर्टिलाइजर। सर और एक क्वेश्चन है, अगर नैनो स्प्रे के बाद बारिश हो गई, क्या नैनो यूरिया का असर पत्तों से खत्म हो जाएगा या नहीं? अगर तुरंत बारिश हो जाएगी तो जरूर खत्म होगा, लेकिन कुछ रुक के 8-10 घंटे बारिश रुक गई तो 8-10 घंटे में सारा ये एसिमुलेट हो जाएगा। वैसे 12 घंटे का अंतर हो जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन फिलहाल तुरंत बारिश होगा तो फिर आपको दोबारा स्प्रे करने पड़ेगा। Can we use nano in fertigation and drip on apple crop? No, only foliar spray. Does IFCO have any future plan for nano DAP and nano potash? Yes, I have already told. मैंने बताया अभी कि हम पहले DAP लाएंगे, फिर पोटाश के ऊपर भी काम करेंगे। Can we use nano urea as soil application? No, only foliar spray. देखिए एवरेज यूज इफिशिएंसी नैनो यूरिया की जो अभी डॉक्टर आलिया ने निकाली है अपने एक्सपेरिमेंट में, दैट इज 86% एवरेज यूज इफिशिएंसी। वो आ सकती है केवल फोलियर स्प्रे से, सॉइल एप्लीकेशन ड्रिप से किसी भी तरीके से नहीं आ सकती। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इज आल्सो इसको प्रोड्यूसिंग नैनो पेस्टिसाइड्स? नो, आगे हम योजना बनाएंगे, लेकिन अभी हम केवल न्यूट्रिएंट्स पे हैं और न्यूट्रिएंट्स पे ही रहेंगे जब तक इसको पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे लेंगे। Can we use nano urea on saffron where crop is rain fed? Yes, of course, it will be very good for the saffron. If any crop requiring nitrogen, you can spray. And when you are broadcasting urea, तब आप इसका स्प्रे कर दो, सीधी बात। कोई भी फसल ऐसी नहीं जिसमें नाइट्रोजन की जरूरत ना हो। जहां नाइट्रोजन की जरूरत है वहां पे जब आप यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हो उस समय हमारा स्प्रे नैनो यूरिया का कर दो। सिंपल फार्मूला है, इसको याद रखने की जरूरत है खाली। सर और एक क्वेश्चन है, किसान ने पूछा है, डज फार्मर हैज टू परचेज नैनो टू पॉज मशीन एज फॉर कन्वेंशनल फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, DAP एंड पोटाश? नो सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इवन फार्मर्स ऑनलाइन भी मंगा सकता है। हमारा इफको बाजार.in का एक पोर्टल है, वहां पे सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते हैं खाद के अलावा, और खास तौर पे वैली के किसानों के लिए या रिमोट कॉर्नर के किसानों के लिए ये अच्छा है। पिन कोड नंबर जहां जहां भी है वहां हम डिलीवरी करते हैं। आप मंगाओ, आपको कोई जो उसका प्रिंट प्राइस है उसी पे ही पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा और आपको घर भेजा जाएगा। सर एक साइंटिस्ट ने क्वेश्चन भेजा है, मोस्टली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एनहांस वेजिटेटिव ग्रोथ, does it affect the maturity and flowering of crop? It controls maturity in time, डिले नहीं करता ये। उसका रीजन ये है कि इसमें जो उपभोग होता है, जो कंजम्पशन होता है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट होता है। वहां पे यूरिया का लग्जरी कंजम्पशन बहुत आसानी से हो जाता है जब यूरिया आप ज्यादा डाल देते हो,
जड़ से ज्यादा अपटेक हो जाता है। यहाँ पे ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसके जब स्प्रे करोगे तो पार्टिकल्स प्रवेश करेंगे, पत्ती के वैक्यूल में जाएंगे, सेल वैक्यूल में, और वहां से रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलीज होंगे आयनिक फॉर्म में। ये बहुत ही अच्छा है उसके लिए। सर एक क्वेश्चन पूछा है, एक डीलर ने पूछा है सर, इसका क्या सेल प्राइसिंग है? हाँ, सेल प्राइस 240 रुपए हमने बताया था। और डीलर्स को, रिटेलर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो यूरिया के एक बैग बेचने में उनको पैसे मिलते हैं, उससे हम लगभग 2-2.5 रुपए ज्यादा ही देंगे। थैंक यू सर, दैट्स इट सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं शौकत से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स और आज के मुख्य अतिथि और सभी का वोट ऑफ थैंक्स करें। लेकिन छोटा देना, 1 मिनट का। ओके सर, आज के इस एक रोजा इफ्को के वेबिनार में जो इफ्को जम्मू ने इनेकाद किया था, मैं अपनी तरफ से और इफ्को की तरफ से आप सबको इजहार तशक्कुर पेश करता हूं, जिसकी मदद और कोशिश से ये वेबिनार कामयाब हो गया। खुसूसन मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ स्कॉस्ट जम्मू एंड स्कॉस्ट कश्मीर, जो अपनी मसरूफियातों के बावजूद भी हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए आज वक्त निकाला और जमींदारों से मुखातिब हुए और कृषि जानकारी के लिए हमें बहुत सारी जानकारी दी। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं डॉक्टर रेहाना हबीब खान जी का, जिन्होंने नैनो फर्टिलाइजर के बारे में बहुत सारी अहम बातें किसानों को, स्टूडेंट्स को, साइंटिस्टों को कही। मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर रमेश रालिया जी का, जो एक एमिनेंट साइंटिस्ट है, टीचर है, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है और इंटरनेशनल फेम है और अचीवमेंट्स है, जिन्होंने बहुत ही सिंपल वे में सभी किसानों को, सभी सरल भाषा में उनको समझाया कि इसकी प्रोसेस क्या है, इस्तेमाल क्या है, डोजेज क्या है, और ये कन्वेंशनल यूरिया जो नॉर्मल बैग्ड यूरिया है उससे कितना बेहतर है और कितना फायदा इनसे मिलता है। मैं डॉक्टर श्री योगिंदर जी, जो डायरेक्टर मार्केटिंग है, जिन्होंने बड़े ही थकावट के बगैर पिछले कई दिनों से, तकरीबन 1 महीने से कंटिन्यूअसली स्टेट वाइज सभी किसानों से मुखातिब हुए हैं और उनको जहां पे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से अपने सवालों का जवाब निकाल के उनको दे दिया। और मैं सभी जो हमारा ये वेबिनार है, इसका जो अहम जुज है वो है हमारे किसान। मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। और मैं आशा करता हूं सभी जो किसान हैं कश्मीर के, वो इफ्को नैनो के जो ये नॉलेज है, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसका भरपूर फायदा उठाएंगे अपनी खेती में। और मैं इसके बावजूद डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर, स्कॉस्ट केवीकेज, डायरेक्टर रिसर्च, डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉस्ट कश्मीर, उनका भी मैं बड़े तहे दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने पूरा ताउन इस प्रोग्राम को कामयाब होने में किया। मैं IT डिपार्टमेंट ऑफ इफ्को, जिन्होंने बड़े ही सिंपल तरीके से इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया, ऐसा लगा कि हम कोई फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी फैसिलिटेट की गेस्ट्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, ताकि ये मीटिंग सबके लिए आसान हो ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई ऑल्सो थैंक मिस्टर बहादुर राम जी, जिनके एक ड्राइविंग फोर्स से, एक लगन से और पूरे डेडिकेशन से हमारी पूरी टीम को हेल्प कर दी ताकि ये प्रोग्राम कामयाब हो गया। बाकी मैं आपको अस्सलाम वालेकुम आदाब करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर। हाँ, वाइस चांसलर साहब